हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज मैं आप लोगों के लिए सिक्स्थ चैप्टर लेके आई हूँ क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर के साथ हमारी क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि टोटल 12 चैप्टर्स हैं इसमें। ओके सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई भी वीडियो लाइव होगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहला टॉपिक जो है आज का वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो किस तरीके से कुछ लोग जो है वो रूलर्स बनते थे। जो लीडर्स चूज करने की प्रथा है या जो रूलर्स चूज करने की प्रैक्टिस है वोटिंग के द्वारा, वो लगभग अभी कुछ 50-60 सालों से ही ज़्यादा कॉमन हुई है। अब हमने पिछले लेक्चर में कुछ राजास के बारे में पढ़ा था, तो हो सकता है उन राजा को जो लोग हैं, जो जन हैं, वो चूज करते हों। लेकिन लगभग आज से 3000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चेंजेस दिखाई दिए थे हमें ऐसे तरीकों में जिन तरीकों से राजास को चूज किया जाता था। कुछ जो लोग थे, कुछ मैन जो थे, उन्हें राजा किस तरीके से बनाया जाता था अगर वो बड़े बड़े यज्ञ या सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके का एक सेक्रीफाइस था अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी या पढ़ी होगी, और नहीं देखी है तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो रामायण चल रही है शायद वो देखी हो। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने उसमें देखा होगा। तो वो हॉर्स सेक्रीफाइस होता है। इसमें क्या होता है, एक घोड़ा जो है उसको छोड़ दिया जाता है खुला, और वो अलग अलग जगह जो है घूमता है, और उसको गार्ड करने के लिए राजा के जो लोग होते हैं वो रहते हैं कि भाई इधर उधर उसको कोई पकड़ ना ले। अब अगर हॉर्स जो है वो दूसरे राजा के किंगडम में गया, सपोज करो R1 एक राजा है जिसने अपने हॉर्स को छोड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किंगडम है, R2, R3, R4, यानी कि ये राजा हैं उन किंगडम्स के। अब ये हॉर्स जो है अगर दूसरे राजा के किंगडम्स में गया और उन राजाओं ने इसको रोका, तो जैसे सपोज करो R2 किंगडम में गया वो हॉर्स, और R2 वाला जो राजा है उसने उस घोड़े को रोक लिया, तो फिर R2 को जो है R1 से बैटल करनी होती थी, लड़ाई करनी होती थी। और अगर उन्होंने उस घोड़े को पास होने दिया, जैसे सपोज करो इस वाले किंगडम में गया वो घोड़ा और R3 जो राजा था उसने उसको छोड़ दिया, मतलब उसने उसको पकड़ा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि R3 ने ये मान लिया कि जो राजा ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि जो R1 है, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर इन राजास को सेक्रीफाइस में इनवाइट किया जाता था, और वो सेक्रीफाइस जो है वो कुछ प्रीस्ट करते थे जिनको बाद में गिफ्ट्स दिए जाते थे। अब जो राजा जिसने सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज किया है उसे सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था, यानी कि इस केस में वो R1 हो गया, और जो भी दूसरे राजा जो आए होते थे वो इस राजा को गिफ्ट्स देते थे। अब जो राजा था वो इन सारे रिचुअल्स में सेंट्रल फिगर था। उसकी एक स्पेशल सीट होती थी, एक या तो उसके लिए एक थ्रोन रख दिया, मतलब कि सिंहासन रख दिया, या टाइगर की स्किन रख दी, तो उस एक स्पेशल सीट बनाई जाती थी, जैसे इस केस में R1 के लिए बनाई गई होगी। अब उसका जो चैरिटियर था, चैरिटियर मतलब जो रथ चलाता है, सारथी जिसको बोलते हैं, वो बैटल फील्ड में उसका कंपेनियन हुआ करता था। अब जो उसके रिलेटिव्स होते हैं राजा के, स्पेशली उसके बच्चे या उसकी बीवी जो होते थे, उन्हें भी छोटे छोटे रिचुअल्स जो है परफॉर्म करने पड़ते थे अलग अलग टाइप के। और जो बाकी राजास थे बस वो एक तरह से दर्शक बने रहते थे, उन्हें बस बैठ के और सारे जो रिचुअल्स हो रहे हैं, जो सेक्रीफाइस हो रहे हैं, वो देखने होते थे। अब प्रीस्ट जो हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। कैसे? सबसे पहले वो, जैसे आजकल हम गंगा जल छिड़कते हैं, वैसे ही वो सेक्रेड वाटर जो है उसे राजा के ऊपर छिड़कते थे। फिर जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, यानी कि जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जिनको हम जन या विश बोलते थे या वैश्य बोलते थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको शूद्रास बोला जाता था। प्रीस्ट जो होते थे, जो पंडित होते थे, वो शूद्रास बोलते थे, और उनको इन रिचुअल्स में पार्ट लेने नहीं दिया जाता। क्लियर है? तो अब हम एक क्विक फैक्ट पढ़ लेते हैं वर्णास के बारे में। ये जो हमने अभी शूद्र और प्रीस्ट और ये सब पढ़ा, ये सब उसी में आएगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुए हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ पे गंगा और यमुना बहती हैं इस पीरियड के टाइम पे। अब ये बुक्स जो है इनको हमने लेटर वैदिक बोला क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद कंपोज हुई थी। अब कौन कौन सी बुक्स थी? जो हमारे 3 वेद बचे बाकी के, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये 4 ही हैं।
अब इनको जो प्रीस्ट थे, जो पंडित होते थे, उन्होंने कंपोज किया है और इसमें ये चीज डिस्क्राइब की गई है किस तरीके से रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। इसके अलावा सोसाइटी के जो रूल्स थे उस समय, उन्हें भी इन बुक्स में डिस्क्राइब किया गया। अब उस समय क्या है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हुआ करते थे सोसाइटी में, जैसे प्रीस्ट्स हो गए, वॉरियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर्स, फिशिंग फोक यानी कि मछुआरे जो होते हैं, फॉरेस्ट पीपल, ये सब हो गए। अब कुछ प्रीस्ट और कुछ वॉरियर्स जो होते थे वो काफ़ी रिच होते थे, ऐसे ही कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच हुआ करते थे। लेकिन जो बाकी होते थे, जैसे कि हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन्स हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फोक हो गए, ये सब लोग बहुत ही गरीब हुआ करते। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने सब लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं वर्णास। ठीक है, वर्ण बोलते हैं जिसको, वर्ण हिंदी में वो। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, हर एक वर्ण जो है उसके अलग अलग फंक्शन है। किस तरीके से, जो पहला वर्ण होता है वो होता है ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वेदास को पढ़ें, उनको लोगों को पढ़ाएं, सेक्रीफाइसेस करवाएं यानी कि जो यज्ञ वगैरह है वो परफॉर्म करवाएं, और गिफ्ट्स रिसीव करें यानी कि दक्षिणा, जो दान दक्षिणा है वो। तो ये सब काम ब्राह्मण का होता था। तो पहला वर्ण आता है हमारा ब्राह्मण का। फिर दूसरा वर्ण जो आता है वो रूलर्स का होता था, जिसको हम क्षत्रियास भी बोलते हैं। तो उनका क्या काम होता था, ऑब्वियसली लड़ाई लड़ना, दूसरे राज्यों को कॉन्कर करना और लोगों की प्रोटेक्शन करना। फिर तीसरा वर्ण जो आता था वो था विश्य या वैश्यस का। तो वैश्य जो होते थे वो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे। तो ये सब लोग जो ये काम कर रहे हैं वो सब वैश्य की कैटेगरी में आते थे। अब जो क्षत्रिय और वैश्य हैं वो दोनों ही सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ वगैरह करवा सकते। क्लियर हो गया। लास्ट कैटेगरी जो आती थी वो थी शूद्रास की। शूद्रास जो है उन्हें इन बाकी तीनों ग्रुप्स को सर्व करना पड़ता था, यानी कि एक तरह से इनका हुक्म बजाना पड़ता था, इनका सब काम करते थे और कोई रिचुअल वो परफॉर्म नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता था जो विमेन है उनको भी शूद्रास के साथ ही ग्रुप कर दिया जाता था। अब शूद्रास और विमेन दोनों को ही वेद पढ़ने से मना कर रखा था कि वो वेदास की स्टडी नहीं करेंगे, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की विमेन हो, और शूद्रास वो दोनों। अब जो प्रीस्ट है उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्रुप्स जो हैं वो बर्थ के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे आपके पापा या आपकी मम्मी जो है वो ब्राह्मण है तो आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाओगे और उसके बाद आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण बन जाएगी। बाद में उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल्स के रूप में भी क्लासिफाई किया, और इन अनटचेबल्स की कैटेगरी में कौन कौन आया, जैसे हमारे क्राफ्ट पर्सन्स थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे। इसके अलावा इस कैटेगरी में वो लोग भी थे जो कि डेड बॉडीज को दफनाने में मदद करते हैं या फिर जलाने में मदद करते हैं। जो शमशान घाट में एक आदमी मिलता है हमें, तो उसको भी अनटचेबल की कैटेगरी में रखा गया। प्रीस्ट जो थे उस समय के, उन्होंने बोला कि अगर इन लोगों के साथ कांटेक्ट किया गया तो वो गलत होगा, पल्यूटिंग होगा। मतलब इतना ज्यादा उस समय अनटचेबिलिटी का था कि अगर सपोज करो कोई ब्राह्मण सड़क पे से जा रहा है और सामने से शूद्र आ रहा है तो शूद्र को छुपना पड़ता था, क्योंकि अगर ब्राह्मण ने शूद्र को देख लिया तो ब्राह्मण जो है देखने भर से ही वापस अपने घर चला जाता था नहाने के लिए। तो इतना ज्यादा जो है उस समय अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट चलता था। अब बहुत सारे लोगों ने जो वर्णा का सिस्टम था वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ राजा ऐसे समझने लगे कि वो प्रीस्ट से भी ऊपर है, और कुछ और राजाओं को ऐसा लगता था कि बर्थ के हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक इंसान जो है वो किस वर्ण में जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों में डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। कुछ को लगता था कि हर किसी को रिचुअल्स परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए। कुछ को लगता था कि अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऐसे भी कुछ एरियाज थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह, जहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे, और वहाँ पे जो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस था लोगों पे वो भी बहुत कम था। क्लियर हो गई ये चीज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जनपदास। जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे उनको अब जनपदास का या जनपद का राजा बोला जाता था, रादर देन जनास। मतलब जन के राजा की बजाय जनपद के राजा बोला जाता। तो जनपद वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। मतलब जहाँ पे लोगों ने अपने पैर जमाए और वो वहीं पे सेटल हो गए, उस चीज को हम बोलते हैं जनपदा। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे,
उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट जो हैं इन जनपदास में एक्सकेवेट किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पुराना किला जो है दिल्ली में, फिर मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, इसके अलावा अतरांजी खेड़ा जो है एता के पास वो। तो ये दोनों जो है अतरांजी खेड़ा और हस्तिनापुर, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला कि लोग जो हैं वो झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि हट्स में, और बाकी एनिमल्स के साथ साथ वो कैटल को भी अपने साथ रखते थे। कैटल मतलब क्या होता है, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूध देते हैं उनको हम बोलते हैं कैटल। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब। जो लोग थे वो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स भी उगाते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड, ये सब। अब ये लोग जो है अर्दन पॉट्स, यानी कि जो मटके होते हैं मिट्टी के, वो भी बनाते थे। कुछ मटके जो है वो ग्रे कलर के होते थे, कुछ जो है रेड कलर के होते थे। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी जो इन साइट्स पे मिली है वो है पेंटेड ग्रेवेयर, जिसको हम PGW भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रे पॉट्स हुआ करते थे जिन पे पेंटेड डिजाइन्स होती थी। और जो डिजाइन्स होती थी वो यूजुअली जो सिंपल लाइंस होती हैं हमारे, या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, उस तरीके के होते थे। ये जो आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, ये एक पेंटेड ग्रे वेयर वेसल की ही है। ठीक है, ये काफी फाइन होते थे, बहुत ही नाइस स्मूथ सरफेस होती थी। क्लियर हो गई ये चीज। अब जो जनपद है हमारे वो कहाँ कहाँ पे थे वो देख लेते हैं। सो ये हमारा मैप है, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट जनपदास, महाजनपदास और सिटीज जो हैं वो बता रखी है। तो ये देखो, गांधार हो गया हमारा, हस्तिनापुर, ये पांचाल, उज्जैन, मगध, वैशाली, वाजी, अंगा, ये सब जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपदास है। अब महाजनपदास क्या होते हैं, देखो लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपदास जो हैं वो बाकी जनपदास से ज्यादा इंपॉर्टेंट होके उभर के आए सामने, इसलिए उनको नाम दिया गया महाजनपद। तो जो महाजनपद होते थे हमारे, उनमें एक कैपिटल सिटी होती थी जिसमें से बहुत सारी फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड मतलब क्या, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से बंद रहती थी। अब वो दीवारें चाहे वुड की हो, चाहे ब्रिक की हो, चाहे स्टोन की हो, वो किसी की भी बना सकते थे। अब जो फोर्ट्स है वो इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को अटैक से डर लगता था कि दूसरा राजा आके उन पे अटैक नहीं कर दे, और उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, इसीलिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कुछ रूलर्स जो हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने ज्यादा रिच और पावरफुल हैं, इसीलिए वो बहुत ही बड़ी बड़ी टॉल इंप्रेसिव वॉल्स बनाते थे अपनी सिटीज के आसपास। और इसी तरीके से क्या होता था, एक और काम उनका पूरा हो जाता था कि उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जितनी भी जमीन है और जितने भी लोग हैं वो सब राजा के कंट्रोल में रहते। अब इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की भी जरूरत होती है। सो बहुत सारी अमाउंट में ब्रिक्स जो है, ईंटें जो है वो प्रिपेयर की जाती थी। तो अब हजारों की तादाद में अगर आप ईंटें बना रहे हो तो उसको लगाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, तो बहुत ज्यादा लेबर भी लगती थी, यानी कि हजारों आदमी और औरत, बच्चे सब जो है इस काम में लगते। एक इसी तरीके की वॉल आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो, ये वो फोर्टिफाइड वॉल ही है, फोर्टिफिकेशन वॉल है ये कौशाम्बी की। ये तो सिर्फ अवशेष बचे हैं जो वॉल बनाई गई थी ब्रिक की, ये इलाहाबाद के पास मिली है हमें यूपी में। जो अब इसका एक पार्ट जो है ऐसा माना जा रहा है कि वो 2500 साल पहले बनाया गया। क्लियर हो गई। अब जो नए राजास थे उन्होंने आर्मीज मेंटेन करनी चालू कर दी थी, सोल्जर्स को जो है रेगुलर सैलरीज दी जाती थी, और किंग जो है उनको मेंटेनेंस देता था पूरे साल। कुछ पेमेंट्स जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स के थ्रू भी किए जाते थे, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करें। क्लियर हो गई ये चीज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टैक्सेस। सो जो रूलर्स थे महाजनपदास के, वो बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, आर्मी मेंटेन कर रहे थे, तो इसलिए उनको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए थे। अब इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए उन्हें कुछ ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ी। तो जो लोग ओकेशनल गिफ्ट्स लाते थे उन पे डिपेंड होने की बजाय जो राजा थे उन्होंने रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करने चालू कर दिए। अब वो कौन कौन से टैक्सेस थे, पहला था टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो फसल उगाते थे लोग उन पे टैक्स लेना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग फार्मर्स थे, और ये टैक्स जो है वो 1/6 रखा गया। मतलब कि आप कुछ भी चीज, जैसे सपोज करो आप 60 टन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका 1/6 यानी कि 10 टन आपको राजा को टैक्स के रूप में देना होता था। इसको बोलते थे हम भाग। एक चीज का भाग हो गया तो भाग या शेयर जो है वो देना होता। नेक्स्ट टाइप का जो टैक्स था वो था क्राफ्ट पर्सन्स के ऊपर। ये जो है लेबर की फॉर्म में था। जैसे सपोज करो एक वीवर है या एक स्मिथ है, उसे
किंग के लिए यानी कि राजा के लिए महीने में एक बार काम करना होगा। तो इस तरीके से उन पे टैक्स लगाया जाता। उनको उसके लिए कुछ इनकम नहीं होती थी, बट ये कि हाँ, जैसे हफ्ते में एक दिन या महीने में 4 दिन या महीने में एक दिन राजा के लिए उनको काम करना है। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो टैक्स था वो था हर्डर्स के ऊपर। सो दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। तो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में उन्हें अपना टैक्स पे करना होता था। इसके अलावा जो गुड्स बाहर से लाए जाते थे या बेचे जाते थे ट्रेड के थ्रू, उन पे भी टैक्स लगा दिया गया था। और जो हंटर्स और गैदरर्स थे, उन्हें भी जो भी वो लोग कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। तो इस तरीके से राजा ने जो है टैक्सेस लेने चालू कर दिए अपने रिसोर्सेज मेंटेन करने के। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब इस टाइम पे एग्रीकल्चर में लगभग 2 मेजर चेंजेस आए। पहला क्या था, जो प्लोशेयर्स हैं आयरन के, उनका यूज बढ़ गया था। इसका मतलब कि हैवी क्लेई सॉइल जो है उसे हम अब आसानी से प्लो कर सकते थे। जैसा हम पहले वुडन से कर रहे थे तो उससे थोड़ी दिक्कत आती थी। अब आयरन जो है वो वुड से ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसलिए सॉइल को टर्न करने में, सॉइल को खोदने में आसानी होने लगी। इसकी वजह से ज़्यादा ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होने लगा। और दूसरा जो चेंज आया वो था कि लोगों ने पैडी को ट्रांसप्लांट करना चालू कर दिया। इसका मतलब कि सीड स्कैटर करने की बजाय ग्राउंड पे जहाँ से प्लांट्स स्प्राउट हो जाते थे, सैपलिंग्स ग्रो करना चालू कर दिया उन्होंने और फील्ड्स में उनको प्लांट करना चालू कर दिया। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से फार्मिंग की शुरुआत जो है वो हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करने लग गए। हालांकि ये जो सैपलिंग्स ग्रो करने का मेथड था ये काफी बैक ब्रेकिंग था, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। अब जनरली जो स्लेव मैन और वुमेन यानी कि जो दास और दासी होते थे, और इसके अलावा जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते थे यानी कि कमाक्कार्स जो होते थे, वो ये काम करते। क्लियर हो गया। तो दास, दासी और जो कमक्कार है वो ये काम करते थे, क्योंकि वो दास हैं, उनको जो राजा कहेगा या जो उनका ओनर कहेगा वो काम करना पड़ेगा, तो उनको ये काम करने के लिए रख लिया। क्लियर है। अब हम 2 इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है मगध और एक है वज्जी। तो पहले आते हैं हमारे मगध पे। तो सबसे पहले हम मगध की लोकेशन देखेंगे मैप पे कि ये है कहाँ पे। तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है मगध, तो यहाँ पे था मगध। अब मगध जो है वो लगभग 200 साल में ही बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बन के उभरा था। बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो मगध से फ्लो करती थी, और इम्पोर्टेंट वाली जैसे गंगा हो गई हमारी, सोन नदी हो गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो कि मगध से होके गुजरती। अब ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता था, वाटर सप्लाई इजीली हो जाती थी, और लैंड जो है वो फर्टाइल भी हो जाता। अब मगध के बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि फॉरेस्टेड थी, यानी कि बहुत घने घने जंगल थे। जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रहते थे उन्हें आराम से कैप्चर किया जा सकता था और उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन भी किया जाता था। अब इसके अलावा जो फॉरेस्ट थे हमारे, उसमें वुड भी मिलती थी हमें, तो इन वुड की वजह से हम अपने हाउसेस, कार्ट्स, चैरियर, जो भी रथ वगैरह थे उन्हें बिल्ड कर लेते थे। फिर जो आयरन और माइंस थी इस रीजन में, उनको यूज करके, उनको टैप करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स भी बनाए गए। अब मगध में 2 पावरफुल रूलर हुए जिनके नाम जानना जरूरी है। तो पहले थे बिंबिसार और दूसरे थे अजात शत्रु। तो ये दोनों ही जो थे, इन्होंने सब तरीके यूज किए, सारे हथकंडे अपनाए कि वो बाकी सारे जनपदास को कॉन्कर कर सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था महापद्म नंदा। उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक एक्सटेंड कर दिया था। जो राजगृह है यानी कि प्रेजेंट डे राजगीर जो है बिहार में, वो मगध की कैपिटल रही थी बहुत सालों तक। उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्रा में, जो आज का पटना है हमारा, वहां पे। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीएससी में आ सकता है कि फर्स्ट कैपिटल क्या थी मगध की, या लास्ट लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू, इस तरीके से। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पहले मगध की कैपिटल राजगृह थी और बाद में पटना हो गई यानी कि पाटलिपुत्र। अब लगभग 2300 साल पहले एक रूलर आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि यूरोप के मैसेडोनिया रीजन में रहता था। तो वो वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था कि पूरे विश्व को ही जीत ले। हालांकि वो पूरा विश्व तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया का बहुत सारा पार्ट कॉन्कर किया और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी आया। और जो ब्यास नदी है
वहां से उसने एंटर किया था, उसके बैंक तक वो पहुंच गया था। लेकिन जब वो आगे जाने लगा ईस्ट की तरफ तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। उनको डर था क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूलर्स के बारे में सुन रखा था कि बहुत बड़ी आर्मी है इंडिया के रूलर्स की, फुट सोल्जर्स की, बहुत सारे चैरियट्स हैं, मतलब कि रथ हैं और हाथी भी हैं। तो वो आगे नहीं जा पाए। तो इंडिया की इतनी ज्यादा, इतना मतलब इंडिया के राजाओं का इतना ज्यादा खौफ था उस समय। क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं हमारे दूसरे किंगडम पे जो कि है वज्जी। अब वज्जी की लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कहाँ पे है मैप में। ये देखो, ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वज्जी। अब मगध जो था वो एक पावरफुल किंगडम था, लेकिन जो वज्जी था वो एक अलग टाइप की गवर्नमेंट के अंडर था और उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं गना या संघा। अब जो वज्जी है उसकी कैपिटल थी वैशाली, ये भी बिहार में ही थी। अब जो ये गण या संघ हुआ करते थे इनमें एक नहीं बहुत सारे रूलर्स होते थे। कभी कभी तो हजारों लोग जो है वो एक साथ रूल करते थे और हर एक जो रूल कर रहा है उसको राजा बोला जाता था। ये राजा जो है वो एक साथ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसके अलावा ये लोग असेंबलीज में भी मिलते थे और डिस्कशन और डिबेट के थ्रू ये तय करते थे कि क्या काम करना है और कैसे करना है। जैसे सपोज करो अगर एक एनिमी का अटैक हो गया उन पे, तो वो मिलके डिसाइड करते थे कि उस एनिमी से कैसे पार पानी है, कैसे लड़ना है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थी इन असेंबलीज में कि जो औरतें होती थी यानी कि विमेन, इसके अलावा जो दास होते थे, दास या दासी दोनों ही, और जो कमक्कार्स होते थे, उन्हें इन असेंबलीज में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। क्लियर है। अब जो बुद्धा और महावीरा थे जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, चैप्टर 7 में, वो दोनों ही गण और संघ को बिलोंग करते। अब एक क्विक फैक्ट पढ़ लेते हैं कि आखिर ये गण और संघ होते क्या हैं, अगर लिटरल मीनिंग देखें हम इनकी। गण वर्ड जो है वो एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो, और संघ मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एसोसिएशन जो है वो। क्लियर हो गया। अब जो पावरफुल किंगडम के राजास थे वो संघ को कैप्चर करने की कोशिश में रहते थे, कॉन्कर करने की कोशिश में रहते थे, और ये चीज जो है वो बहुत लंबे समय तक रही। लगभग आज से अगर हम 1500 साल पहले तक देखें तब तक रही। और जो लास्ट गण या संघ था वो गुप्ता रूलर्स ने कैप्चर किया था, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करें। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा मेन चैप्टर। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है एल्सवेयर, यानी कि उस टाइम पे बाकी जगह पे क्या हो रहा था, विश्व में क्या हो रहा था। सो लगभग 2500 साल पहले जो एथेंस के पीपल थे उन्होंने एक टाइप की गवर्नमेंट सेट की जिसको डेमोक्रेसी बोला गया, और ये डेमोक्रेसी जो है वो लगभग 200 साल तक चली। जितने भी फ्री मैन थे 30 साल से ऊपर की एज के, उनको फुल सिटीजन्स की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, घोषित कर दिया गया। अब एक असेंबली थी जहां पे लगभग एक साल में 40 बार मीटिंग होती थी और ये डिसाइड किया जाता था कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं उनको कैसे हैंडल करना है। सारे सिटीजन्स जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत सारी पोजीशंस के लिए वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू किए जाते, यानी कि जो लोग भी चूज होना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो अपने नाम दे देते थे और फिर उनको लॉटरी से सेलेक्ट किया जाता था, जैसे चिट सिस्टम होता है उसी तरीके से। अब सिटीजन्स जो है उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में भी अपनी सर्विस दे। हालांकि जो विमेन थी उन्हें सिटीजन्स कंसिडर नहीं किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स जो कि एथेंस में रहते थे, काम करते थे मर्चेंट्स के रूप में या क्राफ्ट पर्सन्स के रूप में, उनके पास भी कोई राइट नहीं था सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप का राइट जो है वो सिर्फ मेल्स के पास था, और वो भी जो उस कंट्री के हैं। अगर फॉरेनर है तो वो नहीं मिलेगा, और उस कंट्री के यानी कि एथेंस की विमेन को भी सिटीजनशिप का कोई राइट नहीं था। इसके अलावा कुछ स्लेव्स भी रहते थे एथेंस में जो कि माइंस में, फील्ड्स में, हाउस होल्ड्स में, वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें भी सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। क्लियर हो गई ये चीज। तो सिटीजन्स के नाम पे सिर्फ जो एथेंस के मेल थे, जो मेन थे, सिर्फ वही थे, बाकी और कोई नहीं। ओके, सो ये था हमारा आज का चैप्टर। मैं होप करती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उन्हें याद जरूर रखना। ओके, कोई भी इसके अलावा डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते। और गाइज, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
हैव अ नाइस डे।